जरा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। तो आपसे कुछ जानकारी दी गई है और आपको बताना इनमें से कौन सा शतरंज, थ्रो और टेनिस खेलती है। आपको बताना इनमें से कौन शतरंज और टेनिस और थ्रो खेलती है। तो चलिए इसकी जानकारी पहले बनाते हैं और फिर पता करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। आपका इसको पहले से हमने एक कॉलम बना रखा है। इसमें कहा है वीणा और बिंदु कैरम और थ्रो खेलती है। वीणा और बिंदु, तो वीणा क्या खेलती है, कैरम और थ्रो। तो वीणा ये है, तो कैरम खेलती है और थ्रो खेलती है। बिंदु भी कैरम खेलती है और थ्रो खेलती है। इसके बाद पवित्रता और काव्या टेनिस और शतरंज खेलती है। पवित्रता और काव्या क्या खेलती है, टेनिस। तो टेनिस ये है और शतरंज खेलती है। तो टेनिस और शतरंज दोनों खेलती है, तो दोनों में टिक लगा दिया हमने। इसके बाद थर्ड है बिंदु और काव्या। तो बिंदु और काव्या, तो बिंदु और काव्या के पास अब पहुँचते हैं। ये क्या खेलती हैं, शतरंज और थ्रो खेलती हैं। तो बिंदु और काव्या शतरंज और थ्रो। तो बिंदु पहले से थ्रो खेलती थी, शतरंज में टिक लगा देंगे। काव्या भी शतरंज खेलती है, थ्रो खेलती है, उसमें टिक लगा देंगे। इसके बाद वीणा और पवित्रता कैरम और टेनिस खेलती है। वीणा कहाँ है, ये है। पवित्रता कहाँ, ये है। क्या खेलती है, टेनिस, कैरम और टेनिस। तो वीणा ऑलरेडी कैरम खेलती है, तो इनका जो बचा है टेनिस में, तो टेनिस में टिक लगा देंगे। वीणा टेनिस भी खेलती हैं। पवित्रता की बात करते हैं, तो पवित्रता क्या खेलती है, कैरम और टेनिस। तो टेनिस तो ऑलरेडी दिखाया गया है, तो बच्चा कौन सा है, कैरम। तो कैरम में टिक लगा देंगे। अब आपको पूरी जानकारी हमने इसमें टिक लगा लिया है। तो इसमें से कौन है जो शतरंज, थ्रो और टेनिस खेलती है। तो यहाँ पर काव्या जो है वो थ्रो खेलती है, टेनिस खेलती है और शतरंज खेलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो काव्या। काव्या है जो थ्रो भी खेलती है, शतरंज भी खेलती है और टेनिस भी खेलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न में दिया गया है, दिए गए कथनों में सन की कूट संख्या पहचानें। आपको सन की कूट संख्या पहचानना है। इसके बाद जो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है GUN को कूट में उसने लिखा है HUN। तो इसमें से जो G है उसमें से एक ऐड हुआ है, तो यहाँ पर H आया है। और जो U है, U को उसी की तरह लिखा गया है और N को भी सेम टू सेम लिखा गया है। तो लास्ट के दो जो अक्षर हैं अल्फ़ाबेट, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जो पहला अक्षर है G, उसको उसके आगे जो H आता है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार सेकंड में जो दिया गया है TUN, उसमें भी यही लगाया गया है UUN। तो यहाँ पर भी पहले टी के आगे क्या आता है, यू होता है, मतलब एक ऐड करते हैं। पुनः लास्ट के दो पर हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब लास्ट के दो अक्षर जो हैं सेम टू सेम उसी तरह रहेंगे। तो इसी प्रकार जब हम लोग सन का कूट लिखेंगे तो सन के आगे जब एक ऐड करेंगे तो टी आता है, सॉरी टी एस में जब एक ऐड करेंगे तो टी आएगा और लास्ट के दो क्या रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। तो इस तरह हम सन के कूट को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कथन एक से हम लोग सन के कूट को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेकंड कथन की ओर। उसने कहा है सन पूर्व से निकलता है। तो ये कथन का, इससे हम लोग कोई कूट नहीं ज्ञात कर पाएंगे। सन पूर्व से निकलता है, ये कथन का कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए परिवर्तित किए जाने वाले दो ऑपरेशन ज्ञात करना है। हमें कौन सा ऑपरेशन इसमें सही होगा वो ज्ञात करना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, तो थर्ड ऑपरेशन का हम लोग परिवर्तन करते हैं, बाकी आप स्वयं करके देख सकते हैं। तो जोड़ का किसमें, घटाना में, और घटाना किसमें, जोड़ में परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित करते हैं 3, मल्टीप्लाई को कुछ नहीं परिवर्तित करना है, जोड़ को, यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ को बदल देना है घटाना में, तो 14, डिवाइड को सेम टू सेम रखना है 4, माइनस को प्लस में 2। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। तो 10 में से जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, माइनस का 14 और डिवाइड 4, इसके बाद प्लस का 2। तो इसको हल करते हैं। 30 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा, डिवाइड 4,
प्लस का 2। आप 4 का डिवाइड 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 + 2, तो 4 + 2 कितना होता है, 6। तो इस प्रकार कौन सा ऑपरेशन सही है, ऑपरेशन नंबर 3। तो इसी तरह आप सब में परिवर्तन करके देख सकते हैं, यदि जिसमें ऑपरेशन सही होगा उसमें आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यदि चलिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, ए अपने दोस्त के आने के इंतजार माल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर सम्मुख है। तो ए का मुख किधर की ओर है, पूर्व की ओर है। तो ए का मुख की दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है। वह उसके बाद वो अपने सिर को दाहिनी ओर मोड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज अपने सिर को मोड़ लेता है। तो जब उसने अपने सिर को क्लॉकवाइज मोड़ता है तो इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि उसका दोस्त वो यह देखने के लिए मोड़ता है कि उसका दोस्त आ गया है। तो वह उसके दोस्त किस दिशा से आ रहा है वो आपको बताना है। तो उसका दोस्त कुछ इस दिशा से आ रहा होगा। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो दक्षिण की दिशा से उसका दोस्त आ रहा होगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो किस दिशा से आ रहा है, दक्षिण दिशा से आ रहा है। और उसका मुख की दिशा की ओर होगा, मुख जो होगा उत्तर दिशा की ओर होगा, पर जो आ रहा है वो दक्षिण दिशा से आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमको बताना है कि नेक्स्ट आकृति क्या आएगी। आपको पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न में आपको नेक्स्ट आकृति बताना है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो पहली आकृति में जो फिगर दिया गया है, त्रिभुज, ऊपर जो वृत्त है उसके ऊपर क्रॉस दिया गया है। फिर क्या हुई, सेकेंड आकृति जो बी दी गई है उसमें क्या है, वो जो गोला है वो नीचे आ चुका है और त्रिभुज कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। तो इसी प्रकार हम जो सी आकृति है, सी आकृति में जो गोला है वो क्या हुआ है, चतुर्भुज उसके ऊपर है। इसी प्रकार जो चौथी आकृति जो नेक्स्ट बनेगी उसमें क्या होने वाला है, जो चतुर्भुज होगा नीचे आएगा और गोला ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड और फिगर नंबर 3 सही होगा, जो कि फिगर नंबर 3 और ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए यह रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि श्रृंखला क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि 2, 5, 9 एंड 19 आपको क्या करना है, नेक्स्ट पद आपको बताना है। इसका नेक्स्ट पद क्या होगा वो आपको क्या करना है, पता करना है। तो नेक्स्ट पद इसका क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर हम देखते हैं 2 से 5 किस प्रकार प्राप्त हुआ है, तो 2 में यदि हम 2 का मल्टीपल करते हैं तो 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ते हैं कितना आता है, 5 आता है। फिर 5 में अगर 2 का मल्टीपल करते हैं तो 10 होता है, और उसमें 1 घटाते हैं कितना आता है, 9 हो जाता है। इसी प्रकार क्या होगा, 9 में यदि हम 2 का मल्टीपल करते हैं तो 18 होता है, और 18 में 1 जोड़ते 19 होता है। अब क्या होगा, 19 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 38 होगा, और 38 में घटाएंगे तो 37 आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 37। पहले क्या है कि दुगना हो रहा है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 37। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है, 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप और अशोक बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। यदि प्रदीप उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा था तो अशोक किस दिशा में दौड़ रहा था, आपको बताना है कि अशोक किस दिशा में दौड़ रहा था। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये बता दें, मुख्य बात इसकी क्या है कि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है। ये तो मुख्य दिशाएं हैं। इसके बाद इनकी 4 को दिशाएं होती हैं। तो ये उत्तर पूर्व है, और ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, और जो ये डायरेक्शन है ये दक्षिण पश्चिम है, और जो ये डायरेक्शन होती है ये उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो चलिए पहले तो मेन डायरेक्शन आप समझते हैं। मुख्यतः 4 डायरेक्शन होती हैं। तो पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। उत्तर का उल्टा दक्षिण। इसी प्रकार उत्तर पूर्व का
उल्टा दक्षिण पश्चिम होगा, और दक्षिण पूर्व का उल्टा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो बस इसी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, बिल्कुल आपको अब तो इसको देखना भी नहीं है सवाल क्या है। आपसे कह रहा था कि प्रदीप उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा था। तो प्रदीप का यदि मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है तो अशोक का मुंह किस दिशा में होगा। तो उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या होता है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, दक्षिण पूर्व। तो इसका मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इलियाना असंगत चुनने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, वह नीचे से किसका चयन करती है। तो इसके लिए 5 फिगर दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अगर हम इस पांचों फिगर को गौर से देखें तो इसमें से ए फिगर और बी फिगर, डी फिगर और ई फिगर ये 3 पत्तियों से निर्मित है, जबकि जो फिगर नंबर सी है वो 4 पत्तियों से निर्मित है। तो इसमें जो विषम है वो फिगर नंबर कौन सा है, सी, अर्थात विकल्प नंबर जो ए, तो इसका विकल्प कौन सा होगा, ए सही होगा। और फिगर कौन सा विषम है, फिगर नंबर सी। तो उसमें जो विषम है वो क्या है, फिगर नंबर सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 4 मित्र अनवर, जान, विपिन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं। अनवर और विपिन पार्टनर है। धोनी उत्तर की ओर सम्मुख है। यदि अनवर पश्चिम की ओर सम्मुख है तो दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है। आपको बताना है दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है। तो आपको बताना है किसका मुख दक्षिण की ओर होगा। तो ये 4 डायरेक्शन होती हैं, पूर्व, पूर्व का उल्टा पश्चिम, उत्तर, उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। अब 4 मित्र क्या कर रहे हैं, कॉर्ड खेल रहे हैं। तो ये कॉर्ड आपको बना दिया गया है, कॉर्ड। इसमें से ध्वनि का मुख उत्तर की ओर है। इसका मतलब ध्वनि जब दक्षिण में बैठेगा तब उसका मुख किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर। तो ध्वनि यहाँ पर बैठेगा। अनवर का मुख पश्चिम की ओर है, तो अनवर जब पूर्व में बैठेगा तब उसका मुख किधर बनेगा, दक्षिण की ओर बनेगा। अब उसका पार्टनर कौन है, विपिन। तो विपिन किधर बैठेगा, पूर्व पश्चिम में। तो विपिन पश्चिम बैठेगा। तो बच्चा जॉन, तो जॉन किधर बैठेगा, उत्तर में। तो जब जॉन उत्तर में बैठेगा तो उसका मुख किधर की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, जॉन। तो जॉन का मुख किधर की ओर है, दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कथन निष्कर्ष से है। कह रहा है कि सभी जुगाड़ चीते हैं, सभी चीते तेंदुए हैं, सभी तेंदुए पैंथर हैं, सभी पैंथर बिल्लियां हैं। तो हमें निष्कर्ष दिया गया है, पहला कुछ बिल्लियां चीते हैं, सेकंड है कुछ पैंथर्स चीते हैं। तो चलिए इसका कथन निष्कर्ष लगाने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सभी जुगाड़ क्या हैं, चीते हैं। जितने भी जुगाड़ वो क्या हैं, सभी चीते हैं। सभी चीते तेंदुए हैं, तो जितने भी चीते वो क्या होंगे, तेंदुए होंगे। फिर सभी तेंदुए पैंथर होंगे, जितने भी तेंदुए होंगे क्या होंगे, पैंथर होंगे। इसके बाद सभी पैंथर्स बिल्लियाँ होंगी, जितने भी पैंथर्स होंगे वो क्या होंगी, बिल्लियाँ होंगी। तो जितने भी पैंथर्स वो क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। अब आपको इसका निष्कर्ष निकालना है, कुछ बिल्लियाँ चीते हैं। तो कुछ बिल्लियाँ चीते हैं, तो आपको बताना है कि क्या कुछ बिल्लियाँ चीते हैं। तो कुछ बिल्लियाँ चीते हैं, तो बिल्कुल सही, कुछ बिल्लियाँ क्या होंगी, चीते होंगी। यहाँ की जो चीते बिल्लियाँ होंगी वो क्या होंगी, चीते होंगी। तो पहले से तो आंसर सही निकल रहा है कि अगर कुछ पैंथर्स चीते हैं तो क्या कुछ पैंथर्स भी चीते हैं। तो पैंथर्स के अंतर्गत ही तो सभी चीते हैं। तो जितने भी कुछ ना कुछ पैंथर ऐसे हैं जो क्या होंगे, चीते होंगे। तो कुछ पैंथर्स क्या होंगे, चीते होंगे। तो ये वाले पैंथर्स क्या होंगे, चीते होंगे। तो यहाँ पर अनुसरण 1 और 2 दोनों कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनुसरण दोनों निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि गुणा को माइनस, भाग को प्लस के रूप में लिखा जाए तो आपको कहा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो उसने कहा है गुणा को माइनस में बदलना है और भाग को प्लस में। तो आपको कहा है 55, मल्टीप्लाई को किस में बदलना है, माइनस में। तो माइनस लिख देंगे,
-50 भाग को प्लस में तो प्लस लिख देंगे 25। इसके बाद भाग को प्लस में तो प्लस लिख देंगे और 125 लिख देंगे। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। 50 में से 55 में से 50 गया, 5 बचेगा, प्लस 25 प्लस 125। इसके बाद 25 5 कितना होता है 30 प्लस 125। अब अगर हम 30 में 125 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 155, मतलब 155। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 155। चलिए निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको प्रश्न दिया कथन से जेड का मान निकालना है। आपको पहला कथन है a प्लस जेड इक्वल टू 19। फिर कथन सेकंड है जेड प्लस पी इक्वल टू 12। तो क्या हम यहाँ से जेड के मान को ज्ञात कर पाएंगे? तो पहले कथन से हम लोग जेड के मान को ज्ञात करते हैं। तो a प्लस जेड इक्वल टू 19। अब हम पता करेंगे क्या पहले कथन से जेड के मान को ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जो जेड के साथ जो ए दिया गया है वो एक अज्ञात राशि है, तो हम यहाँ से जेड के मान को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि जब दो अज्ञात राशियाँ होती हैं तो वहाँ से एक राशि यदि पता होती तभी हम दूसरी राशि को ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अज्ञात राशियों में हमें किसी का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ से जेड के मान को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। सेम सिमिलरिटी हम सेकंड की देखते हैं, जेड प्लस पी बराबर 12। यहाँ पर पुनः दो अज्ञात राशियाँ हैं जेड और पी। तो यहाँ पर जो अज्ञात राशि सेकंड पी है वो भी हमें नहीं पता है। इस प्रकार हम यहाँ से भी जेड के मान को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब क्या हम इन दोनों से जेड के मान को ज्ञात कर पाएंगे? तो देखते हैं क्या इन दोनों से भी जेड का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ए प्लस जेड इक्वल टू 19 समीकरण 1 है, और जेड प्लस पी इक्वल टू 12 है, समीकरण 12 है। सॉरी, जेड प्लस पी इक्वल टू 12 है। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम सब ट्राई करते हैं तो यहाँ से जेड कट जाएगा, तो ए माइनस पी इक्वल टू 7। 19 से 12 बच जाएगा, 7 आएगा, अर्थात ए माइनस पी का जो सब ट्राई होगा वो 7 के बराबर होगा। तो क्या यहाँ से भी हम जेड ए और पी का मान ज्ञात कर पाएंगे? तो यहाँ से हमें ए और पी का मान पुनः नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो भी अज्ञात है, पी भी अज्ञात है, तो जेड का ए और पी का मान यहाँ से नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से जब ए और पी का मान नहीं निकल पाएगा तो जेड के मान को भी हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रश्न में जो हमारे कथन दिए गए हैं दोनों कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।